नमस्कार, आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। है तो छोटा टॉपिक लेकिन इम्पॉर्टेंस बहुत लगता है, क्योंकि जिस प्रकार हम धातु को समझते हैं और धातु वाला हमने लगभग सब खत्म कर लिया है टॉपिक। अब धातु के बाद एक कॉन्सेप्ट आता था उपधातु का। तो उपधातु क्या होती है और ये कैसे कार्य करती है और किन किन की गणना उपधातु में हुई है, उसके बारे में हमको जानना है। तो उपधातु दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और धातु। तो जो उप का मतलब क्या होता है, जो उसके समीप हो। जैसे उपवेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है कि निकट होना, तो उसके समीप होने, तो किसके समीप होना है? धातु के समीप होना है। यानी कि उपधातु का अर्थ यह हुआ कि कोई ऐसी एंटिटी जो धातु के समान हो। धातु के समान हो, धातु के समान हो। अगर बिल्कुल धातु के समान होती तो हम उसको धातु ही बोल देते, ऐसा नहीं है। क्या होता है, धातु के समान है लेकिन कुछ गुणों में कम है या कुछ कार्यों में कम है। जैसे धातु जो होता है वह धारण भी करता है और पोषण भी करता है। तो उपधातु जो है वो केवल धारण का कार्य करती है, किसी अगली उपधातु का या अगली किसी धातु का वह पोषण नहीं करती है। तो गुणों में क्या होता है, यह भी हमारे शरीर को धारण करती है, धातु भी धारण करता है और एक धातु से ही उत्पन्न होती है। इसलिए क्या होता है, इसको हम उपधातु बोलते हैं और वह धातु के गुणों के समीप होती है और उसे हम उपधातु कहते हैं। उपधातु का मतलब ये समझिए, जैसे कहीं पे अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष के जो पावर होंगे उससे थोड़ा सा कम उपाध्यक्ष का पावर होगा। जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, प्राचार्य या उप प्राचार्य। जो प्राचार्य होगा वह थोड़े से पावर में कम होगा, लेकिन ज़्यादातर वो सारा कार्य जो है वह प्राचार्य के जैसा करता होगा। तो यही अंतर है धातु और उपधातु में, कि धातु जो कार्य करती है, उपधातु उसके निकटतम होकर के उस कार्य को संपन्न करती है। तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आता है और इसका निरुक्ति वगैरह क्या है। तो निरुक्ति पहले देखिए, उपमिति धातु भी इति उपधातु। उपमिति, उपमिति मतलब उसके धातु के जो करीब है वह क्या है? उपधातु है। जो धातु के करीब है, गुण और कर्मों में धातु के करीब है, धातु के निकट है, हम उसको क्या बोलते हैं? उपधातु। ठीक, परिभाषा देखिए, परिभाषा से क्लियर होगा। धारणात् पोषणाश्च धातव उपधातस्तु धारण देव च। चक्रपाणी का ओपिनियन है, वो क्या बोलते हैं? धारणात् पोषणाश्च धातव। जो धारण और पोषण करता है वह धातु है। जो केवल धारण करता है, उपधातस्तु तु धारण देव। जो केवल धारण करता है वह क्या है? उपधातु है। तो धातु को हम यहाँ क्या समझेंगे? जो धारण करता है और पोषण करता है। और उपधातु क्या होगी इसी कॉन्टेक्स्ट में? उपधातु जो कि केवल धारण कर रही है और पोषण नहीं कर रही है। ठीक, तो वो क्या कहलाएगी? आपका उपधातु। ठीक, एते च स्तन्य आदयो धारवंतर पोषणा शरीर उपकारासु अप्युपु धातु शब्देन उच्यन्ते। तो ऐसे में स्तन्य आदि जो होते हैं वह शरीर का धारण करते हैं, पोषण अगली धातु का नहीं कर रहे हैं। इन एग्जाम्पल सभी और क्लियर होगा कौन कौन सी उपधातु में होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको हम उपधातु के नाम से बोलते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रखिएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें आप याद रखिए। आगे चलते हैं। भोज जी क्या कहते हैं कि वो यह बोलते हैं कि धातुओं में क्या होता है? गति होती है एक, लेकिन शिरा, स्नायु, रज, स्तन्य, त्वचा आदि उपधातुएं हैं गति विवर्जिता। उसमें क्या होती है? किसी प्रकार की गति नहीं होती है। धातुश्च उपजायन्ते तस्मात् उपधातु। और वह धातु से यानी प्री एग्जिस्टिंग धातु से उत्पन्न होते हैं, वह उपधातु कहलाते हैं।
तो हमें याद क्या रखना है कि जो शिरा, स्नायु, आर्तव, स्तन्य, त्वचा आदि हैं वह उपधातुएं हैं और उनमें गति नहीं होती। गति इन सेंस नहीं होता कि वो अपने स्थान जो उनका एक स्पेसिफिक प्लेस है वो वहीं पे रहते हैं, उसके अलावा अन्य जगहों पर नहीं होते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उसमें गति विवर्जित होता है। तो ये शब्द याद रखिएगा, कभी कोई पूछा जाता है। देखिए, अत्र गति विवर्जिता इत्येन धात्वंतर पोषणादि गति निषिध्यते, यानी कि इसी गति के न होने के कारण क्या होता है, वह धारण तो कर पाते हैं पर पोषण आदि कार्य नहीं कर पाते। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उपधातु की उत्पत्ति, तो हमने त्रिविध पाक पढ़ा था, क्षीर दधि न्याय, खले कपोत न्याय, जो भी सारा पढ़ रखा है। तो उसमें हमने देखा था कि उसी के सूक्ष्म भाग से जब धात्वाग्नि क्रिया कर रही है तो उसी सार भाग से क्या उत्पन्न हो रहा है, उपधातु भी उत्पन्न हो रही है। तो प्रत्येक धातु अपनी अपनी अग्नि की क्रिया के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म भाग से उत्तर धातु मतलब अगली धातु का निर्माण एवं उपधातु का, ठीक, सूक्ष्म भाग से उत्तर धातु एवं उपधातु, स्थूल भाग से पूर्व की धातु तथा तीसरे भाग से मल से उस धातु के मलों का पोषण होता है। तो हमने त्रिविध परिणामवाद पढ़ा था, वहाँ पे जाके इस टॉपिक को और क्लियर कर लीजिएगा कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। बस आप ये समझिए कि आहार रस होता है, आहार रस पे जब अगली धातु बनने वाली होगी, तो जैसे रसाग्नि कार्य कर रही है, तो जब रसाग्नि कार्य करेगी तो जो रस धातु तो बनेगी ही बनेगी, साथ में क्या होगा, एक सूक्ष्म भाग से उससे उपधातु बनेगी और उसी समय क्या होगा, अगली धातु का भी पोषण होगा, अगली धातु की उत्पत्ति में भी भाग लेगा और मल की भी उत्पत्ति होगी। जहाँ भी कुछ निर्माण होता है वहाँ कुछ न कुछ मल की भी उत्पत्ति होती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो वहीं जाके उसको देख लीजिएगा धातु पोषण न्याय में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजी में भी आता है और आपको पता भी होना चाहिए कि धातु और उपधातु में क्या समानता और क्या विषमता या समानता या वैषम्यता होती है। तो आप देखिए, पहले तो जो धातु होती है वो पंचभौतिक होती है, तो उपधातुएं क्या हैं, वह भी पंचभौतिक होती हैं, समानता हो गया। धारण और पोषण दोनों कार्य करती हैं धातुएं धारण और पोषण दोनों कार्य करेंगी। उपधातु केवल शरीर का धारण करेगी। इसकी अग्नि जो होती है, जो धात्वाग्नि होती है, धात्वाग्नि स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट इनकी धात्वाग्नि होती है, पर इसमें कोई स्वतंत्र अग्नि नहीं होती कि ये धात्वाग्नि के ही कार्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, इसलिए क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होती है, ठीक। ये धात्वाग्नि के थ्रू ही उत्पन्न होने वाले, इनकी स्पेसिफिक कोई उपधात्वाग्नि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में नहीं मिलता है। एक धातु दूसरे धातु को प्रभावित करती है, जाहिर सी बात है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ये कॉन्सेप्ट है रसाद रक्तम तत्व मांसन। लेकिन उपधातु क्या है, उपधातु एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। स्तन्य में कोई दिक्कत है तो आर्तव में कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा संभव नहीं है। स्तन्य दृष्टि अलग होगी, आर्तव दृष्टि अलग होगी, ठीक। इसके साथ ही जबकि उपधातु संबंधित धातु से प्रभावित होती रहती है, जैसे उपधातु क्या होगा, जो उसकी संबंधित धातु होगी, यानी कि अगर स्तन्य और आर्तव है, तो अगर चरक का ओपिनियन लेके चल रहे हैं, स्तन्य और आर्तव अगर उसकी उपधातु है रस धातु की, तो अगर रस धातु में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके स्तन्य और आर्तव में भी दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक। परिणाम उसमें व्याधिग्रस्तता आ सकती है। क्लियर। यहाँ पे देखिए, धातुएं दूषित होती हैं मतलब यह दूष्य कहलाती हैं। उपधातुएं भी दूषित होती हैं, यह भी दूष्य कहलाती हैं, यानी समानता में है, दोनों दूष्य होती हैं। ये क्लियर हुआ। तो कुछ चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आगे आता है उपधातुओं की संख्या। तो हमने धातु जब सीरीज पूरा पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें हमने काफ़ी चर्चा की थी उपधातुओं की, प्रत्येक उपधातु की उपधातु बताई है। तो उसी को आज हम यहाँ कंपाइल कर रहे हैं। आप देखिए, सारे श्लोक को कई बार चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले आता है आचार्य चरक का ओपिनियन, रसात स्तन्यम ततो रक्तम असृजः कंड्राशिराः मांसाद वसात वचः सठ च मेदसः स्नायु संभव, यानी रसात स्तन्यम ततो रक्तम। फिर रस का क्या हो गया, इनके ओपिनियन के अनुसार रस की उपधातु क्या हो गई, स्तन्य और आर्तव, स्तन्य प्लस आर्तव, ठीक। असृज पर्याय है रक्त का, असृजम कंड्राशिरा,
फिर ये रक्त है, रक्त असीज मतलब रक्त, इसका क्या हो गया कंडरा और सीरा। ठीक, ये सीरा कई बार का पूछा हुआ है, याद रखिएगा। सीरा किसकी उपधातु है? मांसाद वसा त्वचा, मांस का क्या होगा वसा और षड त्वचा, षड त्वचा छह त्वचा मानती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, अरे आचार्य चरक के अनुसार 6 त्वचाएं होती हैं और सुश्रुत जी के अनुसार 7 होती है, तो आएगा मैं बताऊंगा। मेदसा स्नायु संभव, मेद का क्या होता है स्नायु होता है। ठीक, डल्हड़ का ओपिनियन क्या है? डल्हड़ कौन है? सुश्रुत संहिता के टीकाकार हैं। क्या बोलते हैं? तथा ही रसात स्तन्यम आर्तवम च रक्ता कंडरा शिराश्च मांसाद वसोतो च मेदसा स्नायु संध्या इति। तो ये सारा सेम है, बस इन्होंने बोला कि मेद का क्या होता है स्नायु के साथ संधि भी होती है इसकी उपधातु, संधियां। तो अगर आप ये ऐड कर लेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारंगधर का देखिए, सारंगधर का कुछ खास है क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि एक एक धातु की एक एक उपधातु होती है। तो उसमें क्या श्लोक देखिए, इस भी चर्चा हो चुकी है। स्तन्य रसम नारीणाम काले भवती गच्छति शुद्ध मांस भव स्नेह सा वसा परिकीर्तता स्वेदो दंतस्था केशस्थ तथे ओजश्च सप्तमम। तो हमें एक खास क्या याद करना था, हम अभी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि शुक्र की उपधातु के रूप में इन्होंने किसको बताया, ओज को बताया है। बाकी रस का स्तन्य बताया, रक्त का आर्तो बताया। ठीक है, तो अभी टेबल आ रहा है, उसको हम वहाँ क्लियर कर देंगे। ये श्लोक आप याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, तीनों श्लोक। ठीक, टेबल देखिए, ये टेबल भी याद कर लेंगे तो भी कंप्लीट है। अगर जिसको टेबल याद है वो श्लोक भी लिख सकता है, वो याद करके लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया रस का स्तन्य आर्तो, रक्त का कंडरा शिरा, मांस का वसा और षड त्वचा और मेद का स्नायु। यह आचार्य चरक का है। चरक का क्या है यहाँ पे षड त्वचा। इनका भी सेम है, अंतर क्या है, यहाँ पे षड त्वचा नहीं लिखेंगे क्योंकि सप्त त्वचाएं होती हैं, तो आप केवल त्वचा लिखिए और ऐड क्या करना है संधि, स्नायु प्लस संधि करेंगे तो डल्हड़ या सुश्रुत का ओपिनियन हो जाएगा। सारंगधर का क्या था, रस का स्तन्य है, रक्त का क्या है आर्तो है, मांसाद वसा, वसा हो गया, मेदस का स्वेद हो गया, अस्थि का क्या हो गया दंत हो गया, मज्जा का क्या हो गया केस और रोम हो गया। ठीक, केस और रोम जो हो गया वह हो गया मज्जा का, और शुक्र का क्या हो गया ओज हो गया। इजी है। इन्होंने क्या किया, जैसे स्तन्य आर्तो है ना, तो इसको यहां से समझिए नीचे कर दिया है। स्तन्य 1 हो गया, आर्तो 2 हो गया, वसा 3 हो गई, स्वेद 4 हो गया, दंत 5 हो गया, और ये छठे धातु में केस और रोम हो गया। 7वां उपधातु ओज है, आप लोग को अब तक रट गया होगा। ठीक, लास्ट अगर लेक्चर आपने सुना होगा तो खास तो यही है याद करने को, बाकी एक एक करके होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, टेबल का स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, और संधि कहाँ ऐड करनी वो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 100% आप लिख पाएंगे। अब स्टार्ट करेंगे एक एक उपधातुएं पढ़ना। तो सबसे पहले हम स्तन्य पढ़ेंगे, फिर आर्तो और त्वचा जो 3 मेजर है वो पढ़ेंगे, जो क्रिया शरीर की दृष्टि से है, और बाकी संधियां वगैरह है तो हम रचना शरीर का जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ कवर करेंगे। अभी हमें स्तन्य, आर्तो और त्वचा, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले स्तन्य का टॉपिक देखिए। स्तन्य में क्या है, स्तन और स्तन्य क्या होता है। स्तन का मतलब क्या होता है, स्तन का मतलब ब्रेस्ट होता है। ठीक, स्तन्य, जब न्य आए तो न्य मतलब क्या होता है स्तन से उत्पन्न होने वाला। तो जो स्तन से उत्पन्न होने वाला है वो क्या है, मिल्क है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, स्तन पूछा जा रहा है कि स्तन्य पूछा जा रहा है। ठीक, स्तन और स्तन ये याद रखिएगा। अब देखिए, स्तन धातु से अच प्रत्यय करके स्तन्य शब्द बनता है, अर्थात स्त्री का उरह प्रदेश। ठीक, ये स्तन बन गया। स्तन शब्द से भाव अर्थ में यत प्रत्यय होने पर स्तन्य शब्द बनता है, अर्थात माता का दुग्ध। तो स्तन मतलब हो गया उरह प्रदेश या ब्रेस्ट,
और स्तन्य का मतलब क्या हो गया, उरह से उत्पन्न होने वाला, ब्रेस्ट से उत्पन्न होने वाला, मतलब कि आपका हो गया मिल्क या माँ का दूध, याद रखिएगा। उत्पत्ति देखिए कैसे होती है, तो सबसे पहले तो आप देखिए उपधातु है, तो उपधातु है तो रस का ही उत्पत्ति होगी, रस से उत्पन्न होगा। तो लिखिए देखिए, रसात स्तन्यम ततो रक्तम असृज कंडाशिरा मांसाद वसात च सट च मेदस स्नायु संभव। तो यहाँ पे क्या हो गया, रसात स्तन्यम, रसात स्तन्यम, रस का क्या होता है, उपधातु स्तन्य होती है, ठीक। रक्त भी है लेकिन अभी हम स्तन्य कहाँ से उत्पन्न होता है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो हम अभी हम रस में ये देखेंगे। स्तन्य और आर्तो दो उपधातुएं होती हैं, तो इससे स्तन्य उत्पन्न होता है रस से। दूसरा सुश्रुत का ओपिनियन है कि कहाँ से आएगा, जो हम आहार भोजन करते हैं, ठीक। रस प्रसादो मधुरम पक्क आहार निमित्त जह कृष्णम देहात स्तनो प्राप्तम स्तन्यम अभिधीयते। जो भी हम आहार करते हैं, माता जो भी आहार करती है, जब उसका पाक होता है तो जो मधुर रस अगर आहार विहार है तो क्या होगा, जो उसका आहार रस बनेगा जब वो स्तन तक पहुँचेगा तो वह क्या होगा, दुग्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम लोग स्तन्य बोलते हैं, ठीक। ये तो इजी है, पोषण के लिए बताया किस तरह से पोषण होता है, ठीक है। फिर आता है कन्या और गर्भिणी में स्तन्य रोगों की स्थिति। तो टॉपिक तो ये है कि स्तन्य रोग की स्थिति क्या है आचार्य सुश्रुत का, लेकिन अब इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि स्त्रियों में क्या होता है, जैसे दो अवस्थाएं होती हैं, जब स्तन उत्पत्ति हो रही है, एक समय स्तन की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो इन्होंने बोला कि कन्या और गर्भिणी दो एक स्टेज है, जिसमें एक गर्भवती है और एक कन्या है, तो दोनों में स्तन्य की क्या स्थिति है। तो उन्होंने बोला धमन्यम समृत्त द्वारम, समृत्त द्वार मतलब बंद है, द्वार बंद होना या संकुचित होना, संकुचित होना। कन्या नाम स्तमाश्रितम दोष विसरास्तासाम न भवंती स्तन्य आमव। तो इन्होंने बोला कि जो कन्याएं होती हैं, यानी कि जो गर्भिणी नहीं है, तो क्या होगा, उनके जो आपको लैक्टिफेरस जो ट्यूब्यूल्स वगैरह होती है वो एक्टिव नहीं होती है। तो जब एक्टिव नहीं होती है तो मतलब वो संकुचित होती हैं, तो संकुचित होती हैं तो उनमें स्तन्य की उत्पत्ति नहीं होती है और उनमें किसी प्रकार का स्तन से संबंधित रोग नहीं होता। इसलिए हम देखते भी हैं कि जो एल्डरली जो लेडीज हैं उनमें स्तन्य से संबंधित कोई बीमारियां होती हैं, गर्ल्स में, लड़कियों में जो कि कन्या के रूप में मानी जाती हैं, उनमें ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। तासाम प्रजाताना, प्रजाताना मतलब जब वह संतान उत्पत्ति करती हैं, गर्भिण्या नाम चता पुनः स्वभावेद विवृत, स्वाभाविक रूप से जो संकुचित था वो विवृत हो जाता है, यानी विस्तृत हो जाता है, यानी कि अब वह लैक्टोफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं जो मिल्क उत्पन्न करते हैं, दूध को बनाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो क्या होगा, जायन्ते संभवन्ते, तो अब उनको अगर कोई व्याधि उत्पन्न होगी तो स्तन से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे रोग्स को तो नहीं देखना था, हमें ये समझना था कि जो कन्या है उसमें दुग्ध उत्पत्ति इसलिए नहीं होती, स्तन्य की उत्पत्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि जो धमनियाँ हैं स्तन्य के लिए वो संकुचित होती हैं, समृद्ध द्वार वाली होती हैं, इसलिए क्या होता है उनमें स्तन्य की उत्पत्ति नहीं होती है। और जो माताएं होती हैं उनमें जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनमें क्या होता है, ये धमनियां विवृत हो जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, जिससे दुग्ध का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमको अभी याद रखना है। आगे चलते हैं। स्तन से स्तन्य के निःसरण में कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद करना चाहिए। ये आयुर्वेदिक जो कॉन्सेप्ट है और मॉडर्न का जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीटोसिन और ये सारी चीज़ें, ये सारा चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप देखिए क्या आया, आहार रस योनित्वादेवं स्तन्यम अपि स्त्रिया तदेव अपत्य संस्पर्शः दर्शनात् स्मरणादपि ग्रहणाच्च शरीरस्य शुक्रवत् प्रवर्तते स्नेहो निरंतरस्त प्रश्रवे हेतुर उच्यते। तो हमें पता है कि जो स्नेह है, इन्होंने बोला कि स्नेह ही एकमात्र कारण है जिससे मिल्क का लगातार फॉर्मेशन होता रहता है। अगर माता अपने बच्चे के प्रति जितना आसक्त होगी या जितना उसके अंदर प्रेम होगा माता को लेकर, बच्चे को लेकर के, उतना ज़्यादा क्या होगा, स्नेह वो स्रवित होता रहेगा, मिल्क आता रहेगा।
कारण क्या इन्होंने बताई, देखिए, आहार रस योनि नित्यादेव स्तन्यम अपि स्त्रिया तदेव अपत्यम। अपत्य मतलब क्या होता है, संतान। अपत्य मतलब संतान। जब वो अपने संतान को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं, कैसे, स्पर्श, दर्शन, देखती हैं, ठीक, या स्मरण, स्मरण, अगर ये तीन चीजें वो संतान को लेके करती हैं, और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रहण, ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब गोद में लेना, बच्चे को अपनी गोद में लेना। जब ये 3-4 कारण ऐसे होते हैं कि वह शरीर से शुक्रवत संप्रवर्त है। हमने शुक्र को क्या देखा था, सर्व शरीर व्याप्त होता है, और जब वो पीड़न और इस तरह का कोई कार्य होता है तो वो पूरे शरीर से आकर के एकत्रित होकर के निकलने लगता है। वही कारण इन्होंने बताया कि शुक्र के समान प्रवर्तित होती है, संप्रवर्तता होती रहती है, निकलता ही रहता है। कारण क्या बताया उन्होंने, स्नेहो निरंतर, निरंतर स्नेह जो होता है, माता का जो बच्चे के प्रति जो स्नेह रहता है, उसी स्नेह के कारण क्या होता है कि लगातार दूध का स्राव होता रहता है। और हमें अभी पता है क्या होता है, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ये 2 हार्मोन है जो मिल्क के प्रोडक्शन और इजेकुलेशन, ये प्रोडक्शन में और ये इजेकुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। अगर इन दोनों की कमी होती है तो क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन और बाहर निकलना बंद हो जाता है, और उसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे मिल्क बाहर निकलता है। और ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लव हार्मोन बोला जाता है, या फिर आपका किसी के प्रति कुछ बॉन्डिंग अगर बनाना है तो बिना ऑक्सीटोसिन के नहीं बनता है। तो एक माँ का बच्चे के प्रति जो बॉन्डिंग होती है वो इसी ऑक्सीटोसिन के कारण होती है, जो कि हम स्नेह के रूप में आचार्य ने दे रखा है। तो आज जो भी फिलॉसफी हम या साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू हम जानते हैं और उसको हम देखते हैं आचार्यों ने उस समय क्या सोच के कैसे लिखा है, और बिल्कुल सत्य लिखा है, ठीक है। ये फिजियोलॉजी जो है लैक्टेशन की बिल्कुल सेम ही है, सेम कारणों से बना हुआ है। इसीलिए जैसे डिलीवरी होती है, जस्ट डिलीवरी के बाद हम लोग फर्स्ट आवर में ही कोशिश करते हैं कि फीडिंग के लिए दे दिया जाए, भले दूध आए ना आए। ऐसा नहीं मिल्क आएगा तो देंगे, नहीं। जब माता उस बच्चे को स्पर्श करेगी, देखेगी, ग्रहण करेगी, है ना, उससे एक स्नेह उत्पन्न होगा, वो स्नेह निरंतर स्राव का कारण है, ठीक। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको फिनिश करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। स्तन का स्थान क्या होगा। स्थान के लिए देखिए सेम चीज लिखा है, जैसे शुक्र पूरे शरीर में रहता है उसी प्रकार ये भी रहता है। विशस्तेवापि गातेषु यथा शुक्रम न दृश्यते सर्वदेहाशेषम तो शुक्रवत लक्षणम उच्यते। तो हमने पढ़ा था वहाँ पे अभी लास्ट टॉपिक में कि क्षीर में जैसे सर्पी में कहाँ रहता है, क्षीर के अंदर रहता, हमें दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से क्या होता है, शुक्र के समान यह हमारे पूरे शरीर में स्तन्य रहता है माता के शरीर में, लेकिन वो दिखाई नहीं देता और उस समय दिखाई देता है, ठीक। तो ठीक है, स्तन्यम उच्यते इति शेष, ये डल्हड़ का मत है, तो ये भी याद रखिएगा। तो शुक्र के अनुसार ही इन्होंने बता रखा है, जैसे शुक्र होता है उसी प्रकार से यह भी रहता है, क्योंकि स्तन्य आहार से उत्पन्न हुए रस का प्रसाद होता है, ठीक। फिर आता है स्तन्य के गुण और कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीजी में भी कई बार पूछा गया है, मैं जो पूछा गया वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या दिया, स्तन्यम जीवनम इति बाल जीवनम। स्तन्य जीवन देने वाला है, लेकिन बालकों का तो जीवन है, बालक का जीवन है, पूरा अस्तित्व रहता है। वो जो क्वेश्चन आता है वो देखिए, जीवनम बृंगणम सात्म्यम स्नेहनम मानुषम पय नावनम रक्तपित्तम। रक्तपित्त में नावन नस्य के लिए दिया है, ठीक। तर्पणम च अच्छी सूलिनम, अच्छी सूल में माता दुग्ध का तर्पण करने के लिए दिया। तो ये कुछ क्लिनिकल यूज बताएं, इसको याद रखिएगा कि रक्तपित्त में और अच्छी सूल में तर्पण करने के लिए, इसमें नावन नस्य देने के लिए बोला है रक्तपित्त में, ठीक। तस्त पुष्टि करम आरोग्य करम चैती, तो ये क्या करता है, बालक की पुष्टि करता है, उसको आरोग्य प्रदान करता है। अभी हम लोग को पता है उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह में, और माता के दुग्ध का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ये हमें पता है,
ठीक है, भले आप कोई सब्स्टिट्यूट बनता है तो उसके लिए बहुत सारा टर्म कंडीशन फोर्टिफाइड वगैरह करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन माता के दूध का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और सबसे हेल्दी होता है और सबसे इजीली अवेलेबल होता है। माता को भी फ़ायदा होता है उससे और बच्चे को भी फ़ायदा रहता है। बच्चे का तो जो पोषण मिल रहा है माता के यूट्रस का जो इनवोल्यूशन होता है, जो पेल्विक आर्गन के रूप में जो कन्वर्जन होता है, वो 6 वीक के अंदर प्रसूता काल जो होता है वह ऑक्सीटोसिन की उपस्थिति में बहुत अच्छे से होता है। तो जब वो दूध पिलाती हैं तो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बनता है और ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बनने से क्या होता है, वो ऑर्गन जो होता है वापस प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जाता है। कौन सा ऑर्गन? यूट्रस। ठीक है, आगे चलें। ये सारी चीज़ें लगभग सेम ही आएगा, देख लीजिए। तेन कुमारस्य आरोग्यम शरीर अपचयो बल वृद्धिश्च भवति। कुमार मतलब बालक को आरोग्य देने वाला, शरीर का अपचय करने वाला मतलब वृद्धि करने वाला, बल वृद्धि करने वाला होता है, ऐसा सुश्रुत का मत है। स्तन्यम स्तन्यो पीनत्वम जन्नम जीवनम चैति, ये भी जीवन देने वाला है। ठीक, और माथुर्य पिबेत स्तन्यम तत्परम देह वृद्धि, ये भी सेम चीज़ है। माता का दूध जो होता है शरीर की देह वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, स्तनों की वृद्धि में भी हेल्प करता है। ठीक, ये हुआ। फिर आते हैं माता का दुग्ध अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। तो पहले भी ऐसी स्थिति होती थी, आज भी होती है। तो आज भी आप लोग क्या करते हैं, वो कोई मिल्क पाउडर एडवाइस कर देते हैं, लेकिन माता का दुग्ध अगर नहीं है तो आप क्या देंगे, उसको हम लोग देखते हैं। क्या दिया है? क्षीरम सात्म्य क्षीरम आजम गव्यम तथापि च दद्यात स्तन्यम अपर्याप्ते बालानाम विक्षय मात्रा। तो क्या दे सकते हैं? अजा। एक मिनट, अजा का दुग्ध। अजा दुग्ध क्या होता है? अजा दुग्ध। अगर माता का दुग्ध पर्याप्त नहीं हो रहा बच्चे के लिए तो क्या दे सकते हैं? अजा दुग्ध और गव्य यानी गाय का दूध। आचार्य ने इन दो चीज़ों को सब्स्टिट्यूट के रूप में बताया है कि माता का दूध अगर आपको नहीं मिल रहा है बच्चे के लिए तो आप जो है इसको दे सकते हैं। और अष्टांग हृदय का क्या मत है? ह्रस्वेन, हर्षेण माने लघु पंचमूल। अगर यही दूध देना ही पड़ जाए तो आप क्या करिए, लघु पंचमूल से उसको भावित करके बताइए। ठीक, लघु पंचमूल क्या होता है? सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंटकारी और गुच्छुर। तो ये लघु पंचमूल से क्या करिए, उसको भावित करिए, मैंने शुद्ध कर दीजिए इसको। उसके बाद माता के दुग्ध को, ये अजा दुग्ध या गो दुग्ध को आप दे सकते हैं। ठीक, लघु पंचमूल यहाँ बता दिए, बृहत पंचमूल आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक, अब आता है स्तन्य संपद या शुद्ध स्तन्य के लक्षण। स्तन्य संपद क्या होता है, मतलब शुद्ध स्तन्य क्या होगा। तो सबसे पहले क्या दिया? स्तन्य संपतम तू प्रकृति वर्ण गंध रस स्पर्शम। तो सबसे पहले जो प्राकृत वर्ण होना चाहिए दुग्ध का, मतलब ऐसा नहीं अब महक रहा है ऐसा कुछ नहीं, आपको प्राकृत लगना चाहिए। प्राकृत उसका वर्ण होना चाहिए, उसका रस होना चाहिए, उसका गंध होना चाहिए। ठीक, उदक पात्रे जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, उदक पात्रे च दुह्यमानम उदकम व्यति। ठीक, जब उसको पानी में आप डालते हैं तो पानी में ही वो बिल्कुल मिल जाए, ये नहीं कि उसमें कुछ रेखाएं बन गई या कुछ ऐसा बन गया, पानी में वो संपूर्ण रूप से मिल जाए। उदक पात्रे, उदक पात्रे मतलब जल के पात्र में चदुह्यमानम उदगम व्यति। तो उदक के पात्र में, जल के पात्र में जब उसको लें तो क्या हो, उसमें पूर्ण रूप से क्या हो, घुल जाए। उसको प्रकृति जानिए, तत् पुष्टिकरम आरोग्यम च्युति, वह पुष्टिकर और आरोग्यकर होता है। सुश्रुत ने क्या बोला? यत क्षीरम उदके क्षिप्तम एकी भवती पांडुरम मधुरम च अविवर्णम च प्रसन्नम तद्नेति। सुश्रुत क्या बोलते हैं? यदि क्षीर उदक सेम चीज़ है, जब उसमें मिलाते हैं तो वो एकीकरण हो जाए, एक जैसा हो जाए, यानी जल और दूध बिल्कुल अलग न हो पाए। ठीक, भवती पांडुरम, पांडु वर्ण का दिखाई दे, मधुरम च अविवर्णम च, मधुर हो और अविवर्ण हो, यानी कि पांडुर वर्ण के अलावा और कोई वर्ण न हो उसके अंदर, प्रसन्न हो, तद निर्देशित, उसको हम लोग उसको पीने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। दोष दुष्ट स्तन्य लक्षण, ये भी आप जान जाइए, अच्छा है टॉपिक। ये क्या बोलते हैं? अगर दूषित दुग्ध होगा तो वात पित्त कफ तीनों से दूषित हो सकता है। तो कैसे जानेंगे आप? देखिए,
तत्कषायम भवेत वातात क्षिप्तम च प्लवे अपि अंबसी। अगर वात से पीड़ित हुआ, वात से दूषित दुग्ध हुआ तो क्या होगा? कषाय होगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्षिप्तम च प्लवेत अंबसी, जब उसको हम जल में डालेंगे तो क्या होगा? वह जल में तैरेगा। ठीक, क्योंकि उसमें लघुता आएगी। प्लवते यानी प्लवन करना, तैरना, अंबसी मतलब जल, जल में तैरेगा। पित्त में गया तो क्या होगा? पित्त दोष से दूषित हुआ, अम्ल स कटु होगा, अम्ल होगा, कटु होगा। और राज्य अंबसी च पीतिका, जब उसको अम्ब यानी जल के पात्र में हम डालेंगे तो पीली रेखाएं छोड़ेगा। ये कई बार का पूछा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा, पीली रेखा छोड़ेगा। ठीक, फिर आगे चलते हैं। कफाद घनम पिच्छिलम च जले च अप अवसीदति। तो सबसे पहले घन होगा, पिच्छिल होगा, और जल में डालने पे क्या होगा? अवसीदति, यानी जमीन के उसमें पात्र के तल में जाके बैठ जाएगा, डूब जाएगा। ये तैर रहा था वात वाला, पित्त वाला पीली रेखाएं छोड़ रहा था, और कफ वाला क्या हुआ? नीचे सेडिमेंट कर गया। ठीक, सर्वदुष्टे सर्वांग अभिघातम च दुष्यते। अब तीनों दोषों को अगर एक साथ मिल रहे हैं तो क्या होगा? त्रिविध दोष यानी वात पित्त कफ तीनों क्या है? दूषित हैं, ऐसा आप समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आता है स्तन्य वृद्धि और स्तन्य क्षय के क्या लक्षण होंगे? तो स्तन्य वृद्धि देखिए, स्तन्यम स्तन्यो पीनत्वम, यानी कि स्तन में जैसे भरा, हैवीनेस लगेगा वृद्धि होने से। मूर मूर प्रवृत्ति, बार बार दूध निकलेगा, और तोद होगा, पेन होगा। ठीक, फिर आता है स्तन्य क्षय, स्तन्यो मलानता। स्तन्यो मलानता, मलानता मतलब और ज़्यादा स्तन्य का साइज, ब्रेस्ट का साइज छोटा लगेगा। ठीक, स्तन्य से अब संभव अल्पता, असंभव यानी ये तो नहीं होगा या बहुत कम मात्रा में होगा स्तन्य। श्लेष्म वर्धनम द्रव्य, ये चिकित्सा बता दिया कि अगर हम कफवर्धक आहार हम प्रयोग करेंगे तो इसको ठीक किया जा सकता है। कफवर्धक, श्लेष्मावर्धक द्रव्य औषधियों का प्रयोग करें। स्तन्य की मात्रा 2 अंजलि होती है, आर्तो 4 अंजलि होता है। स्तन कितने होते हैं? 2 ही होते हैं स्तन। स्तन जब 2 होते हैं तो स्तन्य भी क्या है? 2 अंजलि है, याद रखिएगा। ठीक, स्तन्य की मात्रा 2 से याद करिएगा, 2 स्तन होता है, 2 अंजलि मात्रा होती है। क्लियर? आगे चलें। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है और ज़्यादा सब्जेक्ट को लेके हम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं हम लोग, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।